Hi everyone, this is the NEET video for physics. In this video, we will start chapter number 4. तो हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट किए हैं. आई होप वो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे. तो आज से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो आपके मेन सिलेबस में खत्म हो चुका है और आई थिंक टेस्ट भी हो चुका है. तो आपको जो बेसिक है चैप्टर 4 का, जो भी बेसिक चीजें हैं वो आई थिंक वो आपको पता होगी. तो नीट के पोर्शन के लिए वो हम रिवाइज भी करेंगे, जो एकदम नेसेसरी है वो चीजें, और नीट के बेसिस पे जो एमसीक्यू है वो भी करेंगे. तो आज जो फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर 4 का नीट का, उसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड ये चैप्टर जो है ओके ये कहाँ से जनरेट हुआ, ये जो पूरा टॉपिक है वो कहाँ से जनरेट हुआ. तो एक्चुअली जो ऑस्ट्रेट है वो ऑस्ट्रेट साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे. तो वो एक्सपेरिमेंट से जनरेट हुआ कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा भी दूसरा कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है ओके. और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा. और वो मैग्नेटिक फील्ड इस चैप्टर में हमें पढ़ना है. तो ऑस्ट्रेट ने क्या किया पहले से देखिए. तो एक वायर, ऐसे एक वायर था ओके, कंडक्टर वायर. ये कंडक्टर वायर है. और अगर मैं आपको बोलूं कि ये कंडक्टर वायर में चार्ज कितना होगा ओके, व्हाट विल बी द चार्ज इन दिस कंडक्टर वायर. ये कंडक्टर वायर में चार्ज कितना होगा, तो आपका आंसर आएगा कि ये कंडक्टर वायर में टोटल चार्ज जो होगा वो 0 होगा. व्हाई? बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसलिए ये वायर में नेट चार्ज होगा 0 ओके. तो ये वायर में नेट चार्ज 0 है. अब ये वायर को कोई सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लिया और हमने कुछ करंट फ्लो किया, वायर में से कुछ करंट आई फ्लो किया, वायर में से कुछ करंट आई फ्लो हो रहा है ओके. अब कंडीशन क्या है, पहले करंट तो निकाल. पहली कंडीशन देखो, करंट नहीं, बिल्कुल करंट नहीं, बिल्कुल करंट नहीं है, कंडक्टर वायर है, टोटल चार्ज 0 होगा. और यहाँ पे ये एक पॉइंट है P जो कि r डिस्टेंस पे है. तो ये पॉइंट P पे चार्ज Q लाके, स्मॉल चार्ज Q, और मान लो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लाके रख दो. सपोज प्रोटॉन लाके रख दिया हमने. तो पहले देखा तो अगर ये वायर के आसपास कोई भी पॉइंट पे कोई भी चार्ज रख दो तो उस पे कोई फोर्स नहीं जनरेट हो रहा है, वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका चार्ज 0 है. अगर इस पे चार्ज होता तो ये वायर ये प्रोटॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करता, लेकिन यहाँ पे तो चार्ज 0 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट ही नहीं होता ओके. और दूसरा भी सपोज ग्रेविटेशनल इफेक्ट 0 ऐसा मान लो, तो ये P पॉइंट पे जो प्रोटॉन है उस पे जो टोटल फोर्स है वो 0 है ओके. अब दूसरी कंडीशन, करंट आई फ्लो किया वायर में से, करंट आई फ्लो किया तो भी कंडक्टर का जो टोटल चार्ज है वो तो क्या रहेगा, एक टाइप पे 0 ही रहेगा ओके. हाँ, जो कंडक्टर है उसके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, उसके जो फ्री चार्जेस है इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन से वो फ्लो करेंगे, लेकिन उसके अंदर एट ए टाइम पे जितने प्रोटॉन हो गए उतने इलेक्ट्रॉन रहे. तो करंट आई फ्लो हो रहा है लेकिन चार्ज 0 है. और यहाँ पे फिर से हमने प्रोटॉन लाके रख दिया तो ये फिर से प्रोटॉन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ओके. करंट है कुछ, ये वायर में कुछ करंट फ्लो हो रहा है लेकिन ये प्रोटॉन पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है. क्यों फोर्स? एक बात तो सीधी बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं अप्लाई होगा ओके, क्योंकि यहाँ पे चार्ज 0 है और ये चार्ज 0 है तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई विषय ही नहीं है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट ही नहीं होगा. अब क्या हुआ, ऐसे ही करंट फ्लो तो हुआ है, ऐसे ही करंट तो फ्लो हो ही रहा है वायर में से. पहले हम क्या कर रहे हैं कि प्रोटॉन को लाके यहाँ पे रख देते हैं. अब क्या हुआ कि प्रोटॉन जो है वो कोई दूसरी जगह से, सपोज ये कंडक्टर वायर है ये प्लेन में, और ये प्लेन में से प्रोटॉन ऐसे आया मूव करके ओके. कुछ प्रोटॉन कुछ वेलोसिटी v के साथ मूव करके आया, कुछ वेलोसिटी के साथ आया इन मूविंग
चार्ज। ओके, तो मूवमेंट के साथ आया, कुछ वेलोसिटी के साथ आया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये प्लेन में वायर है तो प्रोटॉन ये प्लेन में है, तो पता चला कि ये प्रोटॉन पे कुछ फोर्स लग रहा है और प्रोटॉन अपना जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब अपना जो मोशन है वो डेविएट करके ऐसे मूव करने लगेगा। पहले प्रोटॉन को हमने रेस्ट पे रखा था दोनों केसेस में, तो कोई फोर्स नहीं लगा, जीरो फोर्स था। लेकिन अब तीसरे केस में, जो कि तीसरा केस क्या है, यहाँ तो करंट फ्लो हो ही रहा है, लेकिन प्रोटॉन ये वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में से कुछ वेलोसिटी v के साथ मूवमेंट करके आया। ओके, कुछ वेलोसिटी के साथ आया तो प्रोटॉन पे कुछ फोर्स लगा और वो फोर्स के ड्यू टू वो प्रोटॉन अब ये मोशन में आ गया। ओके, उसने अपना जो पाथ था वो डेविएट कर दिया, कुछ दूसरा मोशन ले लिया, तो ये उसका ये मोशन में आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे जो तीसरा केस है, जब करंट तो है ही, प्रोटॉन की कुछ वेलोसिटी भी है, तो कंपल्सरी ये प्रोटॉन पे कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है। अब ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं हो सकता क्योंकि इसका चार्ज जीरो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं लग रहा होगा। ग्रेविटेशनल इफेक्ट हमने निगलेक्ट की है, तो एक नया फोर्स, एक नई इफेक्ट जनरेट हो गई है, उसे फिर बोला गया, ऑस्टर ने बोला मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, दैट मीन्स अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, तो ये वायर अपने आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ओके, कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा तो वो अपने आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अब हुआ क्या कि प्रोटॉन वो मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, इसलिए उस पर कुछ फोर्स लगा। पहले क्यों फोर्स नहीं लगा था? पहले इसलिए फोर्स नहीं लगा था कि उसकी वेलोसिटी जीरो थी। ओके, जो सेकेंड केस है उसमें क्यों फोर्स नहीं लगा था? क्योंकि प्रोटॉन रेस्ट पे था, प्रोटॉन की वेलोसिटी जीरो थी। तो ये भी याद रखो कि करंट कैरिंग वायर है, कोई करंट कैरिंग वायर है ऐसा, और उसके अराउंड अगर हमने कोई चार्ज प्लेस कर दिया एट अ रेस्ट, ओके, एट अ रेस्ट प्लेस कर दिया, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ओके, उसके लिए कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी चाहिए, तो उस पर फोर्स लगा। ये फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स नाम दिया गया, और ये जो फील्ड जनरेट हुआ उसको मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया गया। ओके, तो यहाँ से कौन हुआ है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। ये ऑस्ट्रेट का जो एकदम बेसिक सिंपल एक्सपेरिमेंट था, तो वो एक्सपेरिमेंट है। अब ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ही है, ऐसा कैसे पता चला? तो प्रोटॉन को निकाल के यहाँ पे मैग्नेट रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, और कुछ भी मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, सपोज आयन, तो वो आयन और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और जो मैग्नेट है वो डेविएट हुआ। ओके, अब मैग्नेट तो मैग्नेटिक फोर्स की इफेक्ट नहीं डेविएट होता है, ऐसे तो डेविएट नहीं हो सकता। दैट मींस फाइनली पता चल गया कि जो करंट कैरिंग वायर होगा वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ओके, तो ये कंक्लूजन याद रखना कि करंट कैरिंग वायर जो होता है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट चार्ज पे होती है, लेकिन चार्ज पे तब होती है जब चार्ज कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। रेस्ट चार्ज पे इसकी इफेक्ट जीरो होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो इफेक्ट है चार्ज पे, वो भी खास याद रखनी है। पर्टिकुलरली ये मैग्नेटिक फील्ड की रेस्ट चार्ज पे इफेक्ट क्या है? जीरो। हाँ, लेकिन अगर मूविंग चार्ज है तो कुछ इफेक्ट आएगा, और वो इफेक्ट के ड्यू टू ये चार्ज ऐसे मूव करने लगेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। वो हम बाद में देखेंगे, एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया ये। हाँ, हमने रेस्ट पे मैग्नेट रख दिया, ये तो रेस्ट चार्ज है इसलिए फोर्स जीरो है, लेकिन एक मैग्नेट रख दिया ऐसा रेस्ट पे, हाँ, तो उस पे फोर्स लगेगा क्योंकि ये तो मैग्नेट है, और मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट में अट्रैक्ट होता है या रिपल्ड होता है। ओके, मैग्नेट पे कंपल्सरी वो रेस्ट पे हो या मूविंग पे हो, उस पे मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट होगी, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, ये याद रखना। ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो करंट कैरिंग वायर जो
वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। अब क्वेश्चन की अगर कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई कैपिटल क्यू चार्ज है, वो रेस्ट पे है, कोई कैपिटल क्यू चार्ज है वो रेस्ट पे है, तो अपने अराउंड क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है? नहीं। ओके, तो याद रखना रेस्ट चार्ज कांट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, जो रेस्ट चार्ज होता है वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट कर सकता है? तो करंट ही जनरेट कर सकता है। करंट मींस मूविंग चार्जेस। ओके, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, रेस्ट चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकते हैं, रेस्ट चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सब बेसिक बातें हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्लेस हुआ, कैसे आया। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड की जो इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स है वो देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। ओके, वो ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है। फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेंगे बी से, वो वेक्टर क्वांटिटी है। उसका जो रीजन है वो भी वेक्टर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा मूविंग चार्जेस की वजह से। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ड्यू टू मूविंग चार्जेस। उसका यूनिट आएगा टेस्ला। जो ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का वो आएगा टेस्ला, जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। दूसरा जो यूनिट है ओके वो है वेबर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन वो आप पढ़ोगे 6 चैप्टर में। ये यूनिट आप पढ़ोगे 6 चैप्टर में। तो मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक छोटा सा यूनिट इसका गॉस भी है। ओके, तो वो याद रखना कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। एक उसका छोटा यूनिट है जो है गॉस, और याद रखना एक 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड की बहुत बेसिक बातें हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फाइंड कैसे करते हैं? वेक्टर आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन ये आएगी, डायरेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके लिए याद रखो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम हेल्प लेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। तो पूरा वेक्टर प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। सपोज मैं ये लिखूं कि ए क्रॉस की, तो दैट मींस ए बी sin थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, दूसरा आपको आना चाहिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के। ये तीनों का आंसर क्या होगा? 0। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, इसका भी आंसर होना चाहिए। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जे। इसका रिवर्स जो है मींस जे क्रॉस आई होगा तो माइनस के होगा, के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे। ये सब 11th में पढ़ी हुई चीजें आपने। तो डायरेक्शन के लिए याद रखना वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर प्रोडक्ट यूज करेंगे, ऐसे ही डायरेक्शन नहीं निकालेंगे। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट के साथ इजीली आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, ओके, मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो हमें मिलेगा बायोट सावर्ट लॉ से। हाँ, पहले ये आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है। तो मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, रेस्ट चार्जेस से नहीं। ओके, आपको एक डिफरेंस भी सपोज पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप दे सकते हो आंसर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूविंग चार्जेस से जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट चार्ज से जनरेट होता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट जो है मेजॉरिटी मैग्नेट्स पे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट मैग्नेट्स पे नहीं होती है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए वेक्टर प्रोडक्ट नहीं यूज करते थे हम, मीन्स वो थीटा पे डिपेंड नहीं था। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थीटा पे डिपेंड होगा। ओके, वो हम देखेंगे बायोट-सावर्ट लॉ में, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे आप डिफरेंस बना सकते हो। बायोट-सावर्ट लॉ ऐसा कहता है, बायोट-सावर्ट लॉ जो है वो ऐसा है कि अगेन एक वायर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, सपोज आए एक छोटा एलिमेंट है, उसमें ये करंट कैरिंग वायर है, उसमें एक छोटा एलिमेंट ले लिया जिसका लेंथ dl है, तो ये छोटा करंट कैरिंग एलिमेंट होगा IDL। आई तो करंट फ्लो हो ही रहा है उसमें से, और उसकी लेंथ dl है, तो करंट कैरिंग एलिमेंट को बोलेंगे हम IDL। तो ये IDL की वजह से सपोज ये पॉइंट P है डिस्टेंस r पे, ओके, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर dl एलिमेंट और P का वो r है। तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड अगर चाहिए, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड अगर चाहिए तो उसकी फॉर्मूला ऐसे आएगी μ0/4 IDL क्रॉस r/r³। ओके, ये आएगी फॉर्मूला P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इज दी μ0/4 IDL क्रॉस r/r³। ओके, यहाँ पे μ0 जो है, μ0 वो है परमिएबिलिटी। ओके, जो μ0 है वो याद रखना। जैसे एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी थी, फर्स्ट चैप्टर में जो एप्सिलॉन जीरो था वो परमिटिविटी था, ऐसे ही यहाँ पे μ0 जो है वो है परमिएबिलिटी। ओके, जो μ0 है वो है परमिएबिलिटी। तो μ0 परमिएबिलिटी है वैक्यूम की, और स्पेस की उसकी वैल्यू आएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। μ0 परमिएबिलिटी की वैल्यू आएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। यूनिट भी निकाल सकते हो। टेस्ला एक आर मीन्स मीटर स्क्वायर रहेगा, मीटर ही रहेगा, डीएल का भी मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, इसका यूनिट आएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यूनिट भी निकाल सकते हो आप। परमिएबिलिटी जो है वो डिपेंड किस पे करेंगे, तो टाइप ऑफ मीडियम पे। अगर मीडियम चेंज होगा तो परमिएबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। फर्स्ट चैप्टर में हम मीडियम चेंज करके एग्जांपल लेते थे, लेकिन ये चैप्टर में हम परमिएबिलिटी को ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम मीडियम चेंज करेंगे ही नहीं। ओके, हमारा जो मीडियम है वो फ्री स्पेस ही होगा, और स्पेस के लिए परमिएबिलिटी याद रखना है, इतनी ही होगी। मीडियम चेंज करना अपने सिलेबस में नहीं है, वो नहीं आएगा, आपको नीट में भी नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फॉर्मूला से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं पॉइंट P से। ये फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, μ0/4 पाई IDL क्रॉस r⁻r²। ओके, वेक्टर r जो है आपको पता होगा कि अगर r लिखना है तो वो होगा वेक्टर r/r। तो वेक्टर r की वैल्यू रख दी हमने, यहाँ पे वेक्टर r की वैल्यू रख दी, तो r होगा, r कैंसिल, ओनली r। तो ये तो इनवर्स स्क्वायर रूल ये थे, बायोट-सावर्ट लॉ क्या है, इनवर्स स्क्वायर रूल। न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ था, वो भी इनवर्स स्क्वायर रूल था। कूलम्ब्स लॉ था, वो भी इनवर्स स्क्वायर रूल है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बायोट-सावर्ट लॉ है वो भी इनवर्स स्क्वायर रूल है। ओके, तो इनवर्स स्क्वायर रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा। इसको ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। sin थीटा क्या है, तो IDL और r के बीच का एंगल है ये IDL। ओके, ये IDL की डायरेक्शन, ये r की डायरेक्शन, इसके बीच का एंगल है। यहाँ पे सपोज हमने 90 लिया है, ओके, लेकिन ऑलवेज 90 हो ऐसा जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। तो ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन अगर फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन अगर फाइंड करनी है तो एक चीज आपको ये याद रखना है, DL क्रॉस r। DL क्रॉस r से आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। P पॉइंट पे DL की डायरेक्शन ये मतलब y डायरेक्शन, तो J क्या है, r की डायरेक्शन मतलब ये, मतलब x डायरेक्शन, तो I क्या है, J क्रॉस I। ओके, J क्रॉस I क्या होगा, -a क्या।
तो P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन होगी माइनस के कैप। माइनस के कैप मीन्स नेगेटिव z एक्सिस डायरेक्शन। नेगेटिव z एक्सिस डायरेक्शन मीन्स इनवर्ड। ओके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, और इनवर्ड को हम शो करेंगे क्रॉस से। दो साइन होती है आपको पता ही है, एक क्रॉस एक डॉट। क्रॉस मीन्स इनवर्ड एंड डॉट मीन्स आउट। ओके, ऐसी दो साइन होती है। तो ये P पॉइंट पे ऐसे मैग्नीट्यूड भी फाइंड किया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड का, और डायरेक्शन भी फाइंड की जा सकती है। डायरेक्शन ऐसे, एक तो ये मेथड है डायरेक्शन फाइंड करने की, दूसरी ये मेथड है कि जो हम थंब है वो करंट की डायरेक्शन में ले लो, तो ये कर्ल ऑफ फिंगर्स है और डायरेक्शन ऑफ फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड देगी। तो यहाँ भी इनवर्ड ही है, तो फिंगर से भी फाइंड कर सकते हो और ऐसे भी फाइंड